Hello students, welcome to my online class which is Biology Simplified. ऑल राइट, ये क्लासेस का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका जो भी टेक्सचुअल मैटर है ओके उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाना एज एवरीवन इज करंटली इन अ लॉकडाउन सिचुएशन एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी करने के लिए ट्राई कर रहे हैं घर से ही एंड रिसोर्सेज थोड़े से लिमिटेड हैं सो माय ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज टू बेसिकली जस्ट टीच द टेक्स्ट फ्रॉम द textual point of view and this will be from the board's point of view. ओके सो आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगे. माय नेम इज डॉक्टर श्यामला शाह एंड आई एम अ पीएचडी विद बायोटेक्नोलॉजी. ओके, आज का टॉपिक जो है मैं 11th स्टैंडर्ड के स्टेट टेक्स्ट बुक से शुरू कर रही हूँ. आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक ऑन लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, ये लेक्चर्स जो है वो मैं दोनों लैंग्वेजेस में लूंगी, थोड़ा सा हिंदी एज वेल एज अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश. ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं आप नीचे चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप आउट कर सकते हैं. ऑल राइट, एंड अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, और शेयर कीजिए. कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, जो भी फीडबैक है और जो क्वेश्चंस हैं. ओके, सो आई एम गोइंग टू बिगिन. मैं आपको कंटेंट्स पेज दिखा रही हूँ. ऑल राइट, तो ये कंटेंट्स पेज के हिसाब से मैं चैप्टर्स फॉलो करूंगी. सो वी आर गोइंग टू बिगिन टुडे विद द फर्स्ट टॉपिक which is called the living world. All right, so what I'm basically going to do is, ये आपका टेक्सचुअल मैटर है. ठीक है, ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं आपको पहले लाइन वाइज मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, और बाद में एक पर्टिकुलर सेक्शन हो जाने के बाद में, ठीक है, ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ये कैन यू रिकॉल, व्हाट इज द डिफरेंस एक्सेट्रा, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस वो भी कर लेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. ओके, नाउ ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट द लिविंग वर्ल्ड. सो ऑब्वियसली आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा हुआ है कि यू नो व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ. सो हम कहाँ पे रहते हैं, वी लिव ऑन व्हाट वी कॉल प्लैनेट अर्थ. करेक्ट, एंड अर्थ जो है it's basically made up of what we call the abiotic and the biotic components. करेक्ट है, तो ये जो वर्ड्स है दिस इज abiotic and biotic. abiotic का क्या मतलब होता है? the simple explanation for abiotic is non living things. करेक्ट, या जिसको हम लोग हायर स्टैंडर्ड्स में फिजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ओके, सॉइल है, रेनफॉल है, स्नो है, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा, है ना. तो वो हो गया एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट्स सिंपल लैंग्वेज में दीज आर लिविंग थिंग्स, है ना. सो बायोटिक मतलब बायोलॉजिकल विच मीन्स लिविंग. सो ऑन द अर्थ जब भी हम लोग रहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को दोनों कंडीशंस को फेस करना पड़ता है. करेक्ट है, वी हैव टू फेस द एबायोटिक कंडीशंस आल्सो, जहाँ पे हम रहते हैं उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, प्लस हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में भी वी हैव टू कीप ऑन interacting, transacting, okay, and we are dependent. So biological components like the plants and the animals and the microbes, है ना. So uh, why are these components called as living, है ना, ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है. सो ऐसे लगता है जैसे इट्स अ वेरी सिंपल एंड चाइल्डिश क्वेश्चन, है ना, कि ऑब्वियसली लिविंग तो है ही, हमने पढ़ा ही है. करेक्ट है, लेकिन फिर इसको हम और इतना डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग, है ना, जैसा चेयर है, टेबल है, माउंटेन है, तो नॉन लिविंग है. सो व्हाई इज दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड? ये थोड़ा सा चाइल्डिश लगता है ना. लेकिन जब भी आप ये टॉपिक स्टडी करेंगे इन डिटेल, आप रियलाइज करेंगे कि कुछ कुछ कंपोनेंट्स जो है ना वो साइंटिस्ट को भी कंफ्यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वायरसेस, ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रायॉन्स, फॉर एग्जाम्पल विरॉइड्स. ये कुछ ऐसे एंटिटीज हैं जो ना तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जैसे पूरी तरह बिहेव करते हैं, ना तो नॉन लिविंग के जैसे बिहेव करते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपना प्लेस देने के लिए वी हैव टू सिट डाउन एंड एक्चुअली डिफाइन कि भाई हम अगर कोई चीज को लिविंग बोलते हैं तो वो लिविंग के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, है ना. देयर शुड बी सम कैरेक्टरिस्टिक्स कि हाँ, ये 5 या 4 या 6 कैरेक्टर्स होंगे तो इनको हम लिविंग बोल सकते हैं, और अगर नहीं होंगे तो हम इनको नॉन लिविंग बोल सकते हैं. करेक्ट है, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू. सो
let's just look at what the textbook is defining as the basic principles of life, right? So you have this section 1.1 here. इसको जरा देख लेते हैं, है ना? तो किसी भी एंटिटी को लिविंग बोलने के लिए हमको क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, वो जरा देख लेते हैं. सो द फर्स्ट कैरेक्टर, है ना, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है, राइट, कि कोई भी लिविंग एंटिटी जब आ जाता है दुनिया में, व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड, ओके, उसका मेन इश्यू क्या है? पहले तो सर्वाइव करना. वो सेल जो सबसे पहले माइटोसिस से बन गया है ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी क्या है? सर्वाइवल. उसको खुद को पहले जीना है ना, बाद में वो रिप्रोडक्शन और बाकी के सब प्रोसेसेस की तरफ ध्यान देगा. सो सर्वाइवल के लिए बेसिक चीजों की क्या जरूरत है, राइट? व्हाट वी इन सिंपल टर्म्स अंडरस्टैंड कि सर्वाइवल फॉर अ सिंगल सेल इज डिपेंडेंट ऑन एनर्जी एंड सम केमिकल मॉलिक्यूल्स. क्या चाहिए सेल को? एनर्जी चाहिए. केमिकल मॉलिक्यूल्स मतलब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, है ना, या कोई भी ऐसी एंटिटी जो सेल को अपने प्रोसेसेस करने में मदद करे. सो यू नीड एनर्जी एंड यू नीड सम केमिकल मॉलिक्यूल्स. करेक्ट है? एंड एनर्जी बनाने के लिए सेल को क्या करना पड़ेगा? ये जितने भी न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, ये न्यूट्रिशन मॉलिक्यूल्स को उनको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. Yes or no? It will have to create certain types of mechanisms from which it can break down these nutritional molecules and get energy. एनर्जी भी उसको खुद ही बनाना है, राइट? तो ये जो केमिकल प्रोसेसेस हैं जिससे सेल न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करता है, फिर उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाता है ना, ये प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दीज प्रोसेसेस एज मेटाबॉलिज्म. करेक्ट? सो एनर्जी के लिए सबसे पहले सेल को क्या करना है? इट हैज टू कैरी आउट मेटाबॉलिज्म. करेक्ट? अब मेटाबॉलिज्म जो है ये वापस से एक बड़ा जनरल टर्म हो गया, है ना. आप मेटाबॉलिज्म में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि भाई सेल कुछ बना रहा है नया मॉलिक्यूल, या वो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहा है? तो हम उसको क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और रिफाइन कर देते हैं और बोलते हैं मेटाबॉलिज्म जो है ना, इट्स अ सम टोटल ऑफ टू डिफरेंट प्रोसेसेस. कौन सा प्रोसेस? एक प्रोसेस जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. सो कैटाबॉलिज्म, ओके, इज अ ब्रेक डाउन प्रोसेस. अच्छा, इफ यू वांट टू मेक समथिंग न्यू, जैसे सेल को प्रोटीन बनाना है, करेक्ट है, इट्स अ मेकिंग प्रोसेस. सो व्हेन यू आर मेकिंग अ न्यू मॉलिक्यूल, तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म. करेक्ट है? सो व्हाट इज द सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग इज दिस: मेटाबॉलिज्म हर वो रिएक्शन है जो सेल के अंदर या लिविंग सिस्टम के अंदर होता है. करेक्ट है? मेटाबॉलिज्म मतलब इट्स ऑल द रिएक्शंस टुगेदर. अब उसको हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म इज एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म इज व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग, जैसे नया प्रोटीन बना दिया, ओके. और कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग डाउन समथिंग, जैसे आपने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, एनर्जी निकाल लिया उसमें से, ओके, तो ये प्रोसेस हो गया कैटाबॉलिज्म, राइट. सो व्हाट आर वी डिस्कसिंग? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ लिविंग थिंग. कोई भी सेल या सिस्टम लिविंग कब होता है? उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होने चाहिए, ओके, इवन इफ दे आर जस्ट 5 रिएक्शंस, बट वो रिएक्शन सेल में होना चाहिए. कुछ बनना चाहिए, कुछ ब्रेक होना चाहिए. करेक्ट है? ये फर्स्ट डिफाइनिंग प्रिंसिपल है फॉर समथिंग टू बी लिविंग. करेक्ट है? आई एम श्योर दिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड नाउ, राइट. लेट्स लुक एट द सेकेंड एस्पेक्ट. करेक्ट? मेटाबॉलिज्म तो होना चाहिए. चलो फिर नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. करेक्ट है? किसी भी सिस्टम को लिविंग बोलने के लिए, है ना, उसके अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ होनी चाहिए. इंट्रिंसिक मतलब अंदर से, राइट. तो जैसे अगर आपने एक छोटा सा सीड डाल दिया सॉइल में, है ना, तो वो धीरे धीरे ग्रो होता है. आपको वो चीज दिखाई देती है ना, यू कैन सी दैट अ प्लांट इज इंक्रीजिंग इन साइज, है ना, फिर उसमें पत्ते आते हैं, रूट्स आता है, डिफ्रेंसिएशन होता है. करेक्ट? ये ग्रोथ किस तरीके की ग्रोथ है? अंदर से एक सेल से शुरू होने वाला ग्रोथ है. यस और नो? एक सेल ब्रेक होता है, इट डिवाइड्स, गिव्स यू लॉट्स ऑफ सेल्स, फिर वो सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं और सडनली
आपको एक सिंगल सेल से एक कंप्लीट प्लांट मिल जाता है ना, जिसमें हजारों लाखों सेल्स हैं अलग अलग टाइप के, राइट। ये ग्रोथ कहाँ से हो रही है? इट्स हैपनिंग फ्रॉम इनसाइड, इट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मैकेनिज्म्स इनसाइड दैट सेल, करेक्ट है। तो इसमें क्या बोला गया है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, जो एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस है। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब इट्स वेल कंट्रोल्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड, है ना। सेल के अंदर के न्यूक्लियस और फिर उससे निकलने वाले हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारे डिटरमिन करते हैं कि हाउ एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, दैट प्लांट इज गोइंग टू ग्रो, राइट। अभी आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि अरे ग्रोथ तो फिर माउंटेन्स भी तो ग्रो होते हैं, है ना, धीरे धीरे पहाड़ बड़ा बड़ा हो जाता है, या स्टोन्स जो हैं कभी कभी बड़े होते हैं, है ना, रेत के जो छोटे पहाड़ हैं वो भी तो ग्रो होते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि अरे मैम अगर ग्रोथ है तो फिर ये तो नॉन लिविंग नहीं होने चाहिए, करेक्ट है ना। तो वो क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन पहले ही मैंने बताया आपको कि प्लांट्स जो है कैसे ग्रो हो रहे हैं, अंदर से ग्रो हो रहे हैं ना, अंदर से देर आर सम केमिकल सिग्नल्स विच आर कमिंग इन, ओके, एंड द प्लांट इज इंटरनली चेंजिंग एंड ग्रोइंग एंड यू आर गेटिंग डिफरेंशिएटेड सिस्टम्स, करेक्ट। लेकिन ये जो आपके स्टोन्स और बोल्डर्स और रेत के पहाड़ है, ये कैसे ग्रो होते हैं? कोई अंदर से उनको डायरेक्शन दे रहा है कि अच्छा यहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाते हैं, चलो ऐसा शेप क्रिएट करते हैं? नहीं ना। कैसे ग्रो होते हैं? ये बाहर से ग्रो होते हैं, चीजें उनके ऊपर आके गिरती हैं, डिपॉजिशन, एंड द साइज इंक्रीजेस रैंडमली, करेक्ट। इवन इफ यू डू हैव अ शेप, वो शेप कैसा है? प्री डिटर्मिन्ड शेप नहीं है ना, वो बाय डिफॉल्ट वो शेप ऐसे आ रहा है। यू अंडरस्टैंड? सो एक्सटर्नल ग्रोथ को हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ या एक्रीशन भी कभी कभी बोलते हैं, करेक्ट है। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एज अ लिविंग फिनोमिनन इज ग्रोथ फ्रॉम विद इन, है ना, इट्स अ डेवलपमेंटल एंड ग्रोथ प्रोसेस। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एस्पेक्ट, है ना। अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, करेक्ट, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक अनलिमिटेड टाइम तक थोड़ी ना ग्रोथ होता है ना। ये तो इजी है आपको इमेजिन करने के लिए। जस्ट लुक अराउंड योर सेल्फ एंड सी, इज देयर एनी ऑर्गेनिज्म जो अनलिमिटेड टाइम तक ग्रो होते जा रहा है? जैसे प्लांट, आज आपने प्लांट किया, वो 14 साल 15 साल तक ग्रोथ ही दिखा रहा है, नॉट इन दैट सेंस, है ना, नॉट इन दैट सेंस। पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, दैट इज डिफरेंट। या फिर कोई एनिमल है, करेक्ट, वो एक एज तक बढ़ता है, मेच्योर होता है, फिर उसका वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, करेक्ट। कुछ टाइम तक वो उस प्रोसेस में अच्छे से लाइफ निकालता है, विच इज द यूथ लाइफ, एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, करेक्ट, धीरे धीरे आपके मॉलिक्यूल्स, जो सेल्स, जो ऑर्गन्स हैं, वो ओल्ड होने लगते हैं। ये सुनो, ये तो नॉर्मल सिस्टम है ना जो हम देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर लिविंग सेल मेटाबॉलिज्म करता है, फिर ग्रो करता है, मैच्योरेशन होती है उसकी, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, है ना, वो सेल्स जो हैं वो पुराने होने शुरू हो जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम की एफिकेसी कम हो जाएगी, एंड द पर्सन और द ऑर्गेनिज्म विल स्टार्ट बिकमिंग ओल्ड, करेक्ट। सो जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द प्रोसेस ऑफ एजिंग, है ना। एजिंग मतलब टू ग्रो ओल्ड, बूढ़ा होना, दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट। सो कौन से तीन हमने देख लिए अभी तक? इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म, सेकेंड इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट, ग्रोथ विच इज फ्रॉम इनसाइड, एंड द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ अ लिविंग सेल, ओके, इज द एजिंग प्रोसेस, करेक्ट है ना। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, बहुत इजी है, राइट। अभी डी वाला फैक्टर देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक इंडिविजुअल का मेटाबॉलिज्म, एक इंडिविजुअल का ग्रोथ, एक इंडिविजुअल का बूढ़ा होना, राइट। बट अभी अगर ये इंडिविजुअल मर गया, है ना, तो आगे लाइफ कैसे जाएगी? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का? है ना, सोच के देखो, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, है ना, इट शुड बी रिप्रोडक्शन। सो the another important factor for any cell or any system to be called living is that organism को अपने ही जैसा, ओके, एक यंग वन प्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो रिप्रोडक्शन इन एनी फॉर्म, चाहे वो एसेक्सुअल फॉर्म हो या सेक्सुअल फॉर्म हो, रिप्रोडक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, करेक्ट। रिप्रोडक्शन से क्या होता है?
वो जो पर्टिकुलर स्पीशीज या रेस बनी है वो आगे बढ़ता रहता है ना. सो इफ आई हैव टुडे आई हैव वन रोज प्लांट, if it reproduces tomorrow I will have 1 lakh rose plants, है ना. so that rose plant will keep on living in the environment. अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा, वो एक रोज प्लांट जिएगा, अपना मेटाबॉलिज्म करेगा और मर जाएगा, लेकिन रेस जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी. ठीक है. बट अभी एक चीज जरा गौर करने लायक है यहाँ पे कि जो रिप्रोडक्शन है ना, हम एक्चुअली क्या डिस्कस कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स को हम लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर्स मान सकते हैं. सो वी हैव अग्रीड कि भाई मेटाबॉलिज्म तो होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, ओके, रिप्रोडक्शन. नाउ वी कम टू रिप्रोडक्शन. सपोज कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है, करेक्ट, जो रिप्रोड्यूस ना कर पाए फॉर वट एवर रीजन, तो क्या हम ये बोल देंगे कि वो नॉन लिविंग है? ऐसे नहीं बोल सकते ना, है ना. वो थोड़ा सा फनी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जैसे अभी आपके म्यूल्स हैं, म्यूल्स क्या हैं, डोंकीज एंड हॉर्सेस के क्रॉस ब्रीड्स हैं, है ना, आपको पता होगा. व्हेन यू मेट अ डोंकी विद अ हॉर्स यू गेट अ म्यूल. तो ये हाइब्रिड एनिमल है, और हाइब्रिड होने के कारण वो स्टेराइल है. स्टेराइल मतलब इसके बच्चे नहीं हो सकते, करेक्ट है. सिमिलरली अगर आप हनी बीज का छत्ता देखेंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप के बीज वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं वर्कर बी, या ड्रोन्स बोलते हैं, DRONES, है ना. अभी ये बीज भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, पर ये जिंदा तो है ना, दिखाई देता है जिंदा है, मेटाबॉलिज्म चल रही है, उनका डेवलपमेंट है, आप देख सकते हैं वो डोंकी जैसा दिखता है, बी जैसा दिखता है ना. तो लिविंग तो है. तो ये जो रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट जो है ना, हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस जरूर करते हैं, ओके, बट जरूरी नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे तो वो बिल्कुल लिविंग ही नहीं है. अगर वो ये पहले के 3 कैटेगरीज को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही है, या देर इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड देर इज एन एजिंग प्रोसेस, ओके, एंड ओनली रिप्रोडक्शन इज नॉट देयर, तो हम उनको फिर भी we will consider them to be a living thing. Am I making this clear? है ना. ये क्वेश्चन कई बार आता है इवन आपके बोर्ड्स में, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं जैसे कि नीट वगैरह, है ना, तो उसमें ये दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि कैन यू कॉल रिप्रोडक्शन एज एन इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. ये दिख रहा है, इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ मतलब क्या, कि इसके बिना हम लाइफ फॉर्म को बिल्कुल डिफाइन ही नहीं कर सकते. क्या ऐसा है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है ना. तो ये तो हम समझ गए हैं. ठीक है, फाइन. एज द बॉडी लूजेस इट्स कैपेसिटी द ऑर्गेनिज्म विल डाई. ऑलराइट. तो ई पार्ट जो है, ऑब्वियसली वी हैव टॉक्ड, मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ दैट इज डन. अगर लिविंग थिंग है तो उसका डेथ भी होना जरूरी है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट. सो ये तो हो गया ई वाला एस्पेक्ट, है ना. एंड द एफ एस्पेक्ट दैट इज देयर, व्हाट डज इट से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना, उनकी एक बहुत यूनिक कैपेसिटी ये होती है कि वो बाहर के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, करेक्ट. दैट मीन्स अगर हीटिंग ज्यादा बढ़ गई, या कोई केमिकल ज्यादा हो गया, या कोई बायोलॉजिकल चेंज हो गया, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा तुरंत. बहुत ज्यादा हीट हो गई, अगर एनिमल है वो उठ के वहां से चला जाएगा, या तो अगर कोई सेल है तो वो एक्टिवली वहां से निकलने के लिए ट्राई करेगा, नहीं हो सकता तो इट विल डाई, है ना. केमिकल चेंजेस, अगर पीएच इंक्रीज हो गई तो सेल रेस्पॉन्ड करेगा. तो इफ यू आर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म यू हैव टू रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन योर सराउंडिंग, है ना. दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इरिटेबिलिटी, या रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलस. क्या बोलते हैं, इरिटेबिलिटी, या तो इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस, करेक्ट है. सो व्हाट हैव वी सीन टुडे, वी हैव सीन सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, है ना. क्या क्या देखा है हमने, कि कोई भी लिविंग चीज को लिविंग बोलने के लिए हमको मेटाबॉलिज्म होना चाहिए उसमें, है ना, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होनी चाहिए, देन यू शुड हैव एजिंग प्रोसेस, है ना, रिप्रोडक्शन. मोस्टली इट हैपेंस इन लिविंग थिंग्स, बट अगर नहीं हो और अगर बाकी के फीचर्स सेटिस्फाई हुए तो भी हम उसको लिविंग ही बताएंगे, करेक्ट है. इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को एक्सेप्शनल फीचर नहीं बता सकते. इट इज अ फीचर बट इट इज नॉट द ओनली फीचर, है ना, इसको समझना है, करेक्ट. नेचुरल प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म विल डाई, एंड पोस्ट ऑफ दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इज कोई भी लिविंग सिस्टम
करेक्ट। अपने आजू बाजू में होने वाले चेंजेस की तरफ जो है वो रिएक्ट करेगा हमेशा, करेक्ट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी और रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, करेक्ट है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ माय सीरीज ऑफ लेक्चर्स, करेक्ट। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए एज आई सेड इन द बिगिनिंग, एंड इफ यू फील दैट इट हैज हेल्प्ड यू तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, राइट। एंड प्लीज सब्सक्राइब सो दैट वेन एवर आई पुट अप द नेक्स्ट पार्ट आपको इमीडिएटली उसका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। बाय स्टूडेंट्स।